इकोनॉमी से जुड़े कुछ मामलात पर बात करते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्लाइमेट चेंज और आबादी में बेतहाशा इजाफा है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुआशी ग्रोथ हासिल करना मुश्किल मरहला हो गया है। पंजाब में स्मोग हो या मुल्क भर में आने वाले सैलाब, इनकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, जो पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से रोक रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ बेपनाह माली नुकसान भी हो रहा है। हालिया सैलाब से कबल जीडीपी की ग्रोथ 4.2% वो कह रहे थे कि तवक्को की जा रही थी और यही हदफ सेट किया गया। ताहम पंजाब में बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के शोबे में होने वाले नुकसानात के बायस अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.5% जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और अब देखते हैं कि ये हदफ किस तरह से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि दो इश्यूज हैं मेजर, जिनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रही जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देकर बैठे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फैक्टर्स किस हद तक कॉस्ट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको ये फैक्टर्स कितना इफेक्ट करते हैं? जी आमना, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि ये जो एक्सटर्नल या एक्सोजनस इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज से फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आता है ऐसे मुल्क में जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का इन्हिसार रोज़गार का ज़राअत से लिंक्ड शोबों के ऊपर है। तो यहाँ तक तो उनकी बात मेरी समझ में आती है, लेकिन जो दो तीन चीज़ें एज ए मिनिस्टर आपको डायग्नोस्टिक देना इज़ गुड, लेकिन साथ साथ बताना चाहिए कि उसको डील करने के लिए हुकूमत ने क्या पॉलिसी चेंजेस की हैं, कौन से इदारे मजबूत किए हैं ताकि उनके शॉक को मिनिमाइज़ किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो इम्पैक्ट ना आए। ये जो खाली डायग्नोस्टिक है उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो तो दुनिया जहान के एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल है इन शॉक्स पे। दूसरी चीज़ जो इकोनॉमिक ग्रोथ की आपने बात की, अगर पिछले 4 बरस की इकोनॉमिक ग्रोथ को एवरेज आउट करें तो वो 2% से कुछ कम बनती है एवरेज आउट में। ये बहुत कम इकोनॉमिक ग्रोथ है और मेरी वरी ये है कि एक पॉलिसी का वैक्यूम है और कुछ स्लोगन्स जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्लोगन है, वो स्लोगन आपको एक ड्रीम तो दिखाता है, लेकिन वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसी वक्त पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगी जब वो एक्सपोर्ट्स पर बेस होगी, जब वो पीपल सेंट्रिक होगी, जब वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। अगर वो करंट ढांचे में इंटरनल ट्रेडिंग पर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट पर बेस करेगी, तो आई एम अफ्रेड कि उस $1 ट्रिलियन से हम जहां बैठे हैं वी आर बेटर ऑफ। सो वी नीड टू बी वेरी एज समबडी हु हैज सीन कि दुनिया के मुल्कों ने कैसे आगे गए हैं और किस तरह स्टैग्नेंट हुए हैं। ये जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें क्लाइमेट की तब्दीली एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ज़रूर है, लेकिन पॉलिसी वैक्यूम है, इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह नहीं बढ़ पा रही जितनी बढ़नी चाहिए। तो फिर ये नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस तो हुकूमत के हम साइड पर देख रहे हैं। ये कहिएगा, जिस वक्त हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल लेंडर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, जिस वक्त ये क्लाइमेट चेंज के मद में हमें लोन दे रहे होते हैं या फंड्स दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक उसका राइट यूज़ उसको इंश्योर करना क्या इन इदारों का काम नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक सबसे संगीन मसला इसका मिसयूज़ है इन फंड्स का। सो इसको ट्रैक करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी मेजर्स जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होना, ऐसा कोई निज़ाम मौजूद या होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक तो मल्टीलैटरल लोन्स का ताल्लुक है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हैं या जो नुकसानात हो जाते हैं लाइवलीहुड को दोबारा से लाइन पर लाने के लिए हैं, उनका तो अपना मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है। वो अपने इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, कंडीशनैलिटीज़ को उस तरफ ले जाते हैं, तो उसका तो लोन का एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश्ड है। सवाल ये है कि हमें लोन जो लेना है
آیا وہ اس کا حل ہے کہ ہمیں اپنی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی ترجیحات بدل کے اپنا پیسہ بھی اس میں لگانے کی ضرورت ہے؟ اور جو صلاحیت کی آپ نے بات کی وہ بہت بڑی اہم ہے. اگر ہم نے یہ این ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز اتنے سالوں سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کیسے مضبوط کرنا ہے. یہ خالی منسٹریوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. دیکھیں نا، اتنے سارے ہمارے بینکس ہیں جنہوں نے بمپر پروفٹ کیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بمپر پروفٹ کر رہی ہے، تو وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے انسٹرومنٹس ہیں، بانڈز ہیں، ایکوٹی فنڈز ہیں، وہ کیوں نہیں فلوٹ کر پا رہے؟ ان کو کیا انسینٹیو چاہیے یا ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی چاہیے سینٹرل بینک اور ایس سی سی پی کے تھرو کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ آپ کے پاس لیکوڈیٹی ہے، یہ ایک ملک کا جس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، آپ اس طرف اپنا پیسہ لگائیں. وائی اونلی ایکسٹرنل لینڈرز؟ باقی یہ بات آپ اور کی یہ درست ہے. لینڈرز لاسٹلی ان کو ہم جواب دیں ہیں یہ پیسہ کس طریقے سے یوز ہوا؟ جی، دو طرح کے پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سال ان لینڈرز کی طرف سے کام کیا. دیکھیے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو پروجیکٹ لنکڈ ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے اور آپ نے اس پیسے کی مانیٹرنگ، اس کی ریویوز اور سب کچھ کا ایک طریقہ طے کیا جاتا ہے اور امپیکٹ دیکھا جاتا ہے. ایک پیسہ ہے جو ہم بجٹ میں لیتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف کی اس دفعہ ہم نے کلائمیٹ اینڈ ریزیلینس ٹرسٹ کی فیسلٹی لی ہوئی ہے، یا ورلڈ بینک بجٹ کے سپورٹ میں ڈال دیتا ہے اور وہ آپ سے اگری کر لیتا ہے کہ آپ نے کچھ پالیسیز بنانی. اس کو ہم فنجیبل کہتے ہیں کہ اس پیسے کو گورنمنٹ کہیں بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ لنک نہیں ہوتا ہے. وہ پروجیکٹ حکومت نے خود بنانے ہوتے ہیں، اس میں ایم پی ایس کی اسکیم بھی آ سکتی ہیں، اس کے اندر انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ریفائنریز بھی آ جاتی ہیں، تو وہ پیسہ ٹارگیٹڈ نہیں ہوتا ہے. اینڈ آئی وڈ ایڈوائز کہ آپ پروجیکٹ لنک پیسہ بورو کریں جس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں، اور اس کو تھرڈ پارٹی ویریفائی کرے، نہ کہ بیوروکریٹ اپنی رپورٹس بنا کے اس کو سب اچھا آگے کر دیں. یہ فالٹ لائنز ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.